पढ़ाने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। ऐसे में ये नियमों के खिलाफ है। ऐसे में शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि अभी चुनाव के चलते आचार संहिता लगी हुई है। चुनाव आयोग से बात करने के बाद ही कुछ किया जा सकता है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। में कोई भी अगर मामला लग गया तो उसके पहले हम लोग डिसीजन लेने के पहले एक बार लीगल एडवाइस लेते हैं, तो इसलिए लीगल एडवाइस हम मांगे हैं। लीगल एडवाइस जो भी आएगा उसके आधार पर। तो सर, जो पहले हमने अभी एडवोकेट जनरल और लॉ डिपार्टमेंट से इसमें ओपिनियन मांगी है और उस ओपिनियन के आधार पर फिर शासन अपना निर्णय करेगा। अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, हम कोई भी एक्शन चुनाव आयोग के बिना अनुमति के नहीं कर सकते और इसलिए हमने एडवोकेट जनरल से और लॉ डिपार्टमेंट से ओपिनियन मांगी है। चुप रहो, तुम लोग कोई मछली बाजार में नहीं आया, मंत्री के ऑफिस में आया हो। इतने लोगों को घुसने की हिम्मत आदत भी नहीं, मैं अलाउ करता हूँ। चुप रहो, तुम लोग कोई मछली बाजार में नहीं आया, मंत्री के ऑफिस में आया हो। इतने लोगों को घुसने की हिम्मत आदत भी नहीं, मैं अलाउ करता हूँ। तो आपने शिक्षा मंत्री को सुना। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का कहना है कि राज्य सरकार ने न्यायालय में अपना पक्ष सही से नहीं रखा है, इसलिए विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। चलिए आपको सुनवा देते हैं कि उन्होंने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। शिक्षक भर्ती मामले में बीएड और डीएड के संदर्भ में न्यायालय में शायद सरकार ने मजबूती से पक्ष को नहीं रखा है, जिसके कारण ही यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। और बीएड डीएड छात्रों के बातों को सुनने और समझने के बजाय शिक्षा मंत्री का उन्हें धमकाना बेहद निंदनीय है। और यह भाजपा नेताओं का असल चरित्र है कि पीड़ित अगर मंत्रियों के पास जाए, उससे चर्चा करे, तो चर्चा करने और उसके समाधान निकालने के बजाय भाजपा सरकार के मंत्रियां पीड़ित पक्ष को धमकाती और चमकाती है। भाजपा का यही युवा विरोधी चरित्र है। भाजपा नहीं चाहती कि युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर मिले और उनके पक्ष को सिर्फ इसीलिए शायद सरकार ने न्यायालय मजबूती से नहीं रखा है। चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ गोपाल समंथू जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और शिव सिंह ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस से वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और अविनाश साहू बीएड अभ्यर्थी हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा बीजेपी प्रवक्ता से है। जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया है, तो आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है? नवनीत जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूंगा, ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार पीएचसी घोटाला किया। आज ये विवाद के जननी भी कांग्रेस है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि बैन लगे होने के बावजूद इन्होंने भर्तियां की? हमारी सरकार बनने के बाद आज हम उन सारी व्यवस्थाओं पर, उन सारी चीजों पर, सारी बातों पर जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जैसे शिक्षा मंत्री जी आदरणीय बृजमोहन जी कि हम न्यायालय में अपना पक्ष रख रहे हैं। कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ कंडक्ट के कारण बहुत सारी हम पब्लिक के बीच में भी बता नहीं सकते, हमारी स्टैंड को हम रख नहीं सकते। और इसलिए सारी विषय जब न्यायालय में है, हम न्यायालय में अपना पक्ष बहुत मजबूती से युवाओं के सोचकर, छत्तीसगढ़ के जनमानस की बातें सोचकर हम रख रहे हैं। दूसरा, आप ये मान लीजिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां युवाओं के साथ न्याय ही होगा, अन्याय नहीं होगा। ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं है जहां लोगों को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ता है, जहां युवाओं को विधानसभा के सामने नग्न होकर खड़ा होना पड़ता है। ये भूपेश बघेल की सरकार है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और मैं समस्त अभ्यर्थियों को भी कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि वो भी निश्चिंत रहें। सरकार उनके पक्ष में सही काम कर रही है, उनके तरफ से सही सोच रख रही है और अपना पक्ष मजबूती से कोर्ट में रख रही है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर कटघरे पे खड़ी है कि वो अपने समय ऐसे बड़े बिना देखे ऐसी भर्तियों को क्यों अंजाम दिए, क्यों हड़बड़ी में अंजाम दिए? ऐसी कौन सी जरूरत थी कि
कोर्ट के नियम, भर्ती के नियम, इन सारे नियमों को उन्होंने ताक पर रख दिया। ये सवाल तो उनके तरफ जाती है, ये सारी की सारी उंगलियां उनके तरफ उठती हैं। चलिए, बिल्कुल इसी पर जो है हमारे साथ शिव सिंह ठाकुर भी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हुए। आपका क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की हमारी सरकार थी, तो हमने जो है बहुत अच्छा शिक्षकों की भर्ती के लिए योजना बनाकर दिया गया था। लेकिन ये साय जी की सरकार जो है अपना पक्ष कोर्ट में अच्छे से मजबूत नहीं रखी, तानाशाही रवैया अपनाई रही। अभी आप देख रहे हैं इनके मंत्री जो है किस प्रकार से एक बेरोजगारों को जो है तानाशाही रवैया अपना के आपके मीडिया में देख रहा हूं चमका रहे हैं। आप इनके साथ न्याय करिए। डीएलएड के जो बच्चे हैं ये जो मांग कर रहे हैं इनको न्याय दो, और जो डिग्रीधारी जो है उनको भी न्याय दो। इनको बराबर जो है साय सरकार इसको ध्यान नहीं दे रही है, इन लोगों को सुन नहीं रही है, इसके कारण ये सब मामला बढ़ा है। अगर साय सरकार और शिक्षा मंत्री जी अगर संज्ञान लेते, संवेदनशील होते तो ये नौबत नहीं आती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में बराबर सभी लोगों को, चाहे वो डीएलएड हो चाहे बीएड हो, सारी नियुक्तियों को पूरा निरीक्षण करके सारे अच्छे तरीके से लगाया गया था। लेकिन साय सरकार आने के बाद इसको संवेदनशील मुद्दे को ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज ये बच्चों लोगों को जो है भटकना पड़ रहा है। और ये मंत्री जी जैसे जिस प्रकार से इन लोगों को डांट खाने पड़ रहा है, आज छोटे छोटे बच्चों को लेकर डीएड या बीएड के बच्चे अपना अपना ज्ञापन लेके, कोई सरगुजा से आ रहा है, कोई अंबिकापुर से आ रहा है, इस प्रकार से लोग भटक रहे हैं। और केंद्र की, छत्तीसगढ़ की ये साय सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। बिल्कुल, तो हमारे साथ डीएड से अभ्यर्थी भी जुड़े हुए हैं। अविनाश साहू, आप बताइए, आपका क्या कुछ कहना है, किस तरीके से देखते हैं? आपने दोनों ही पार्टियों की बात सुनी है। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस लोकतांत्रिक देश में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है, और इसी स्तंभ के बाद मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि हम जो पीड़ित अभ्यर्थी है, आपके माध्यम से हमें न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं जो हमारी आवाज है, वो पूर्व की सरकार हो चाहे अभी की जो सरकार है, वो हमारी मांग को समझेंगे और हमें जल्द से जल्द न्याय देंगे। देखिए, सवाल ये नहीं है कि हमें नियुक्ति दिया जाए, सवाल ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को बाहर निकाला जाएगा। सवाल यहां पर यह है कि इस लोकतांत्रिक देश में यदि विवाद होता है तो हम जाते किसके पास है? कोर्ट के पास जाते हैं। और यदि कोर्ट ने सारे तथ्यों के आधार पर, सारे लॉ एंड कानून के आधार पर यदि उसको डिसीजन देता है कि इसमें योग्य कौन है, अयोग्य कौन है, तो कहीं ना कहीं वो सारे आर्गुमेंट के रहते हैं। देश के बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट, चाहे कपिल सिब्बल हो, तुषार मेहता हो, सिन्हा सर हो, सारे के सारे अपने पॉइंट को रखे हैं, चाहे नोटिफिकेशन को लेकर के हो, चाहे गजट को लेकर के हो, चाहे रूल्स एंड रेगुलेशन, जितने भी सारे तथ्य उस पर आर्गुमेंट किए हैं। और ये आज से नहीं, जब 2018 में फर्स्ट टाइम प्राथमिक शिक्षक में बीएड वालों को शामिल किया जाता है, उसके बाद से ही ये कोर्ट में चला जाता है। पहले राजस्थान में जाता है, राजस्थान में जो कोर्ट के आदेश पारित होता है उसके चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होने के बाद जजमेंट आता है 11 अगस्त को, उसको एक एक पॉइंट से पूरा डिक्लेयर किया गया है। किस प्रकार से बच्चों की गुणवत्ता पर सवाल है, उसको कौन से स्टूडेंट पढ़ाएंगे, ऐसे कोई चाहे डीएड वाले पढ़ाएंगे या बीएड वाले पढ़ाएंगे। यदि डीएड वाले पढ़ा रहे हैं तो उसका योग्यता क्या है, यदि बीएड वाले नहीं पढ़ा रहे हैं तो उसके किस योग्यता के कारण नहीं पढ़ा रहे हैं। ये सारे पॉइंट को तथ्यात्मक 46 पन्ने का जजमेंट आया है, उसमें एक एक पॉइंट को मेंशन करके बताया गया है। हमारे यहां भी 11 अगस्त के बाद 21 अगस्त को जजमेंट आया था हमारे हाई कोर्ट से, बिलासपुर हाई कोर्ट से। वहां भी पूरा 11 अगस्त जजमेंट को फॉलो किया जाता है, और उसके बाद जो है विभाग को गाइड किया जाता है कि आप जो है प्राथमिक शिक्षक में डीएड वालों को शामिल करके प्रक्रिया को बढ़ाओ करके। और हम उसके बाद 23 अगस्त को हमारा काउंसलिंग लिस्ट जारी होता है, और आज हम काउंसलिंग करवा करके मैडम अभी तक हम बाहर हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि हम योग्य होते हुए भी हाई कोर्ट 2-2 बार बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट 2-2, 3-3, 4 बार हो गया,
यहाँ तक कि रिव्यू के लिए भी फाइल हुआ था, उसमें भी अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही 8 अप्रैल को जजमेंट आया है। उसमें कहा गया है कि कोई भी बीएड अभ्यर्थी 11 अगस्त तक जजमेंट के बाद ज्वाइनिंग नहीं हो सकता। हमारे प्रदेश की बात बता दूं तो यहाँ जो है 25 सितंबर 2023 को हमारे यहाँ बीएड वाले को शामिल किया जाता है। उससे पहले एनसीटी ने भी 4 सितंबर 2023 को सभी राज्यों को, मैं आपको बता दूं, सभी राज्यों को जो है लेटर भेज चुका था। इसमें आप देखिएगा, ये एनसीटी ने भेजा है और उसमें हमारे जो पॉइंट मैं बता रहा हूं, बिल्कुल अविनाश, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पांचवें पॉइंट में है, पांचवें पॉइंट में है। जी बिल्कुल, आपको रोकना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि पात्रता जो है उसको निरस्त कर दिया गया, अगर इस पर सुनवाई नहीं होती तो आपका अगला कदम क्या कुछ होगा? देखिए, हमारा अगला कदम मैडम, हमने अभी तक एक संवैधानिक देश में संविधान जिस तरह चलता है, हमने वही तक अभी कदम उठाए हैं। आपने अभी तक शुरू से देख भी रहे होंगे, और हमने लगातार, चाहे विभाग के पास हो चाहे सरकार के पास हो, जो हमारी मांग है, न्यायिक मांग है, हमने शांतिपूर्ण तरीके से मांगने की कोशिश किया है। हम एक योग्य शिक्षक है और योग्य शिक्षक होने के नाते जो मांग करना चाहिए, हमने कुछ दिन पहले भी आप देखे होंगे वीडियो में जो चल रहा है, 400 से 500 लोग गए थे बृजमोहन अग्रवाल के पास, जो शिक्षा मंत्री है, और किस तरह से उसका वक्तव्य था आपने भी सुने होंगे। हमने एक हल्ला भी नहीं उठाए हैं, हमने जा करके लेटर दिए हैं, मांग की है कि हम योग्य है, हम 1 साल से पीड़ित हैं। बिल्कुल अविनाश, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से बीएड वालों की अगर बात की जाए तो उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, तो इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, आपका क्या कुछ कहना है? नवजीत जी, मैं इस मामले में बिल्कुल बीएड के अभ्यर्थी जो सिलेक्ट हो चुके हैं उनके पक्ष में हूं, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं, ये तथ्य है कि इन बच्चों के सिलेक्शन में जो सिलेक्शन ये प्रक्रिया थी उसके आधार पर सिलेक्शन हुआ है, उसके आधार पर इनका चयन हुआ, इन्होंने ज्वाइनिंग दे दी। बहुत सारे बच्चे प्रिसाइडिंग अफसर हैं, अभी चुनाव कराए, 3 चरण के चुनाव हुए छत्तीसगढ़ में, वो 3 चरण के चुनाव में भी ये प्रिसाइडिंग अफसर बन के गए और चुनाव करा के लौटे हैं, यानी ये जॉब ज्वाइन कर चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो मसला है, सुप्रीम कोर्ट का मसला थोड़ा तकनीकी है, वहां पर उनका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एकदम क्लियर बाइफर्केशन है कि बीएड वाले हायर सेकेंडरी पढ़ाएंगे और डीएड वाले प्राइमरी स्कूल, ये जो बना हुआ है नियम जो भी है उसके आधार पर उन्होंने फैसला दिया है। लेकिन जब पिछले सरकार में जब ये भर्ती निकली थी उस समय इनको इस तरह की बाध्यता नहीं थी और ये सही नियम के तहत भर्ती हुए बच्चे। अब चाहे तो सरकार बीच का रास्ता निकाल सकती है, वर्तमान जो सरकार है, और वाकई में अभी जो कोड ऑफ कंडक्ट जब तक खत्म नहीं होगा, 4 जून को रिजल्ट आना है, उसके बाद इसमें कुछ फैसला हो सकता है। लेकिन ये बहुत ही आसान फैसला है सरकार के लिए, मेरी नजर में। सरकार के बच्चों को चूंकि सही प्रक्रिया से चयनित है बच्चे, इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि जो बच्चे मतलब ये बीएड वाले बच्चे, एक ब्रिज कोर्स का भी एक रिकमेंडेशन है जो शिक्षक कांग्रेस ने एक रिकमेंड किया था पहले, जिसको हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। लेकिन वो एक ब्रिज कोर्स ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी स्कूल को पढ़ाने वाले बच्चों के लिए वो ब्रिज कोर्स का प्रावधान करके इन बच्चों को एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं और 6 महीने से नौकरी कर रहे हैं और सारे एक्टिविटीज में भाग भी ले रहे हैं, तो सरकार इस काम को बहुत आसानी से कर सकती है। और मुझे लगता है ये न्याय संगत भी होगा, उनको मिलना चाहिए न्याय, मुझे ऐसा लगता है। चलिए गोपाल सामंतो जी, जिस तरीके से आपने अभी सुना, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि सरकार जो है जिस तरीके से जो है शिक्षकों के पक्ष में जो है फैसला ले सकती है, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? मैं इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। आपके पास भी आएंगे, पहले प्रवक्ता जो है बीजेपी से, उनसे सवाल का जवाब ले लें। नवनीत जी, बीजेपी की शासन है, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी ऐसी पार्टी है जो युवाओं के हित में काम करती है। आपने आते साल देखा होगा, हमारी सरकार आते साल हमने पीएचसी घोटालों पे सीबीआई जांच बैठा दी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये साये जी की सरकार है, इस साये जी की सरकार में युवाओं के साथ अन्याय नहीं होगा। चाहे कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए हो या अपनी खुद के इंटरेस्ट के लिए हो, जो भी काम किया हो, लेकिन युवाओं के साथ अन्याय होने नहीं दिया जाएगा। इस सरकार में ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि युवाओं को न्याय नहीं मिले।
सुप्रीम कोर्ट का भी अंतिम फैसला, हाई कोर्ट का भी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का अंतिम फैसला जो भी आया वो कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान आया है। और जैसे अविनाश जी भी बोल रहे थे अभी कि कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान फैसला आया है, इसलिए सरकार अभी कोई निर्णय लेने की परिस्थिति में नहीं है। हम चाहते हैं अभ्यर्थियों से थोड़ा धैर्य रखें। कोड ऑफ कंडक्ट में अब 1 महीने का ही लगभग समय बचा हुआ है। कोड ऑफ कंडक्ट जिस दिन भी खत्म होगा, जिस दिन भी कोड ऑफ कंडक्ट शिथिल होगी, उस दिन इन सारे युवाओं को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ के जनमानस के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार इन बच्चों के साथ जरूर न्याय करेगी और जरूर न्याय होगा। और न्याय होते इन बच्चों को भी अपने आप दिखने लगेगा। बिल्कुल, विपक्ष की तरफ से जिस तरीके का आरोप आपकी सरकार पर और आप पर लगाया गया है कि युवाओं को सरकारी नौकरियां नहीं देना चाहती है भाजपा सरकार, इस पर क्या कहेंगे आप? विपक्ष तो अपने दामन को देख ले। पीएससी के घोटालों पर दागदार दामन से वो क्या बात करेंगे। पीएससी घोटाले में आप सोचिए 18 से 20 अभ्यर्थियों को 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार से मौके मिल जाते हैं। वो युवाओं की बात करते हैं। आत्मानंद स्कूल खोला इन्होंने, उसकी भर्ती ढेबर बंगले में होती थी। ये इनको शायद भूल गए हैं। ये करेंगे बिल्कुल, जिस तरीके से आपने आरोपों की बात की है, बिल्कुल जिस तरीके से आप आरोपों की बात कर रहे हैं, वहीं पर आप ही के पार्टी के शिक्षा मंत्री ने किस तरीके से जो है युवाओं को डांटते हुए नजर आ रहे, शिक्षकों को डांटते हुए नजर आ रहे। अभी थोड़ी ही देर पहले हमने वाइट भी सुनवाई थी, क्या कुछ कहा था और दिखाया भी था, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? वीडियो के एक छोटे से क्लिपिंग से आप पूरी वीडियो का निर्णय नहीं ले सकते। मैं आपसे कहना चाहूंगा नवनीत जी कि 1 सेकंड के एक क्लिपिंग पर आप पूरी वार्तालाप या पूरी बातचीत को किसी एक ओर मोड़ नहीं सकते। शायद एक सेकंड या 2 सेकंड या 5 सेकंड का आपने क्लिपिंग दिखाया। आप अगर बृजमोहन जी ऐसे लीडर है, ऐसे अजय योद्धा है कि छत्तीसगढ़ के भी कोने से कोई भी व्यक्ति, बृजमोहन आप खुद भी जानते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जी भी हैं, उनसे भी आप पूछिएगा कि बृजमोहन जी का बंगला रात के 3 बजे तक के जनमानस के लिए खुला रहता है। और बृजमोहन जी का व्यवहार एक एक व्यक्ति के प्रति इतना स्नेहपूर्ण होता है कि आप छत्तीसगढ़ तो छोड़िए, पूरे भारत में बृजमोहन जी इस कारण फेमस है, प्रसिद्धि है उनकी। बिल्कुल, तो अब हम जो है शिव सिंह ठाकुर जी के पास आएंगे। जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता ने आप पर आरोप लगाया है कि दागदार दामन, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कि ये दिखेगा कौन दागदार है और कौन दागदार नहीं है। बृजमोहन जी ये बोल रहे हैं कि छोटी सी क्लिप, हांडी का चावल में जो पकता है एक दाना ना, एक दाने से ही पता चल जाता है कि हांडी में तो पूरा चावल पका है कि नहीं पका है। ये एक क्लिप ही जो है इनके लिए तानाशाही रवैया जो अब दिखने लगा है, जो डबल इंजन की सरकार बोल रहे हैं, इस तरीके से तानाशाही अपना रहे हैं। डबल इंजन की सरकार बोल के कि कोई सुनने वाला नहीं है। केंद्र में भी इनकी सरकार हो गई, अब राज्य में भी सरकार हो गई। तो इस प्रकार से अब तानाशाही रवैया, अब चुनाव हो गया है, अब इनको जो है जनता से कोई मतलब नहीं है, युवाओं से मतलब नहीं है, अब ये तानाशाही रवैया में आएंगे। चलिए बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। अभ्यर्थी जो है अविनाश वो भी जुड़े हुए। जी, आप क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से आपने अभी सुना और आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, आपका सवाल था। जी मैम, मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने जो कहा है कि उसको ब्रिज कोर्स करवा करके उसको शामिल किया है, बचाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले 6-7 महीने से ज्वाइनिंग में है करके। तो शायद वरिष्ठ पत्रकार जी हैं, काफी अच्छे ज्ञान है उसके पास शायद, लेकिन इसको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि या तो फिर उसने 11 अगस्त 2023 का जजमेंट को नहीं देखे हैं, या फिर 8 अप्रैल 2024 में तो तुरंत करंट में ही जजमेंट आया है, उसमें भी कहा गया है, उसमें क्लियर कहा गया है मैम कि 11 अगस्त 2023 के बाद किसी को भी शामिल नहीं किया जा सकता। और यह भी है, वो 11 अगस्त 2000 के पहले जो अपॉइंटमेंट है प्राथमिक शिक्षक में बीएड वाले, उसमें भी कंडीशन अप्लाई किया है कि यदि किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में यदि किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम नहीं हो
आसान शब्दों में बताना चाहूंगा आम जनता को चीज, यदि किसी भी राज्य के भर्ती प्रक्रिया को कोई भी अभ्यर्थी द्वारा किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया गया हो, चलिए बिल्कुल जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं, तो आपसे एक सीधा सा सवाल ये है कि अगर नहीं मान्यता दी जाती है तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? क्या आप सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे या फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, क्या कुछ करेंगे? जी मैम, मैं यही चीज बोल रहा था मैम। तो हमारे यहाँ तो क्लियर क्रिस्टल है कि हमारे यहाँ जो ज्वाइनिंग है 11 अगस्त के बाद ही है, और कोर्ट के अनुसार से तो कहीं बस भी नहीं है कि यहाँ शामिल हो सकता है। आप करवाइए, ब्रिज कोर्स करवाना है, आप 2019 भर्ती वाले करवाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2019 भर्ती में भी जो हुआ है उसमें कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया गया है, आप उसको करवाइए। लेकिन 2023 भर्ती को हमने नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिए थे, ऐसा नहीं है कि हमने एग्जाम होने के बाद चैलेंज किए हैं। हमें प्रॉब्लम हुआ था, हमने नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, हमारे पास सबूत है। हमने 4 मई को नोटिफिकेशन जारी होता है, हम 30 मई को चैलेंज कर देते हैं। हमारे राज्य में जो एग्जाम है 10 जून को होता है और 2 जुलाई को रिजल्ट जारी किया जाता है, तो हम 2 महीने पहले चैलेंज कर चुके थे, ऐसा नहीं है। साथ में बीजेपी प्रवक्ता का जवाब देना चाहूंगा कि उसने कहा कि 1-2 सेकंड के क्लिप में ऐसा कहना कि उसमें सही नहीं कहा जा सकता। मैं जस्ट कहना चाहूंगा कि आप शिक्षा मंत्री हो और आपके माध्यम से हम लोग शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमारे लीडर हो, और ये इस तरह से जो बयान दिया जाता है कहीं ना कहीं हम शिक्षक को आहत होता है इससे। बिल्कुल, चलिए तो उसको भी समझना चाहिए कि आपकी जो बात है वो जी बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे, हम पत्रकार जी के पास आएंगे। जिस तरीके से आपने सुना, वहीं बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना, दोनों के दावे सुने। वहीं अगर बात की जाए तो सहायक शिक्षकों के भविष्य का क्या, अभी तो वो बीच में अधर में लटके हुए हैं। जी गंगेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है गंगेश जी? जी अविनाश, उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात रखिए। हाँ जी मैम, मैं जो बोल रहा था कि हमारे यहाँ मैडम ये जिस प्रकार से हमारे यहाँ ज्वाइनिंग हुआ है 11 अगस्त तक बाद हुआ है, यहाँ ब्रिज कोर्स कर ही नहीं सकते इस हमारे वाले भर्ती में। मैं उधर 19 की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ हमको ज्वाइनिंग देना ही पड़ेगा, हम संवैधानिक की तरीके से मांग रहे हैं, नहीं मानेंगे तो हम धरना भी जाएंगे। इसमें जिम्मेदार कोई नहीं, राज्य ही होंगे, राज्य सरकार होंगे। मैं भाजपा प्रवक्ता को कहना चाहूंगा कि हमने अभी तक चुनाव चलते हमने कभी भी ऐसे असंवैधानिक रूप से काम नहीं किए हैं। हम विधायक के पास गए हैं, मंत्री के पास गए हैं, विभाग में गए हैं, जो संवैधानिक दायरे में आता है वैसी मांग की है। लेकिन आप ही बताइए, आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे जनताओं से पूछना चाहता हूं, क्या कोर्ट से बढ़ करके सरकार विभाग होते हैं क्या? मतलब क्या कोर्ट ने बोला है 6 सप्ताह के अंदर इन लोग को पुनरुत्थित स्थिति जारी करना है, तो क्या कोर्ट का आदेश आने के बाद भी आचार संहिता इसमें रोक सकता है क्या? और यहां तक कि हम निर्वाचन से वहां से भी बोले हैं कि हमको कोर्ट के आदेश से हम नहीं कर सकते हैं, इसे नहीं रोक सकते। चुके हैं जी, बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस, आपने दोनों की ही बात सुनी, अपने अपने दावे सुने, लेकिन सहायक शिक्षकों का क्या, वो तो बीच में अधर में लटके हुए हैं। जी गंगेश जी, आप सुन पा रहे हैं गंगेश जी? गंगेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही बातें सुनी, इस पर आपका क्या कुछ कहना है? जो सहायक शिक्षक है वो अभी बीच में लटके हुए हैं अधर में। देखिए, निश्चित तौर पर इन बच्चों के साथ होना चाहिए। मैं शुरू से बात पक्ष धरूं कि जो भी प्रक्रिया है उसके तहत इनकी भर्ती हुई है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा है कि इनको 6 हफ्ते में एक नई सूची जारी की जाए, तो सरकार के पास ऑप्शन है। सरकार चाहे तो इन बच्चों को एडजस्ट कर सकती है, क्योंकि शिक्षकों की बहुत बड़ी संख्या, बहुत कमी है। चाहे तो इनको कुछ और मतलब कुछ नए प्रावधान लाके इनको हायर सेकेंडरी में भी एडजस्ट कर सकती है। कोई बड़ी चीज नहीं है सरकार के लिए, क्योंकि विशेष मामला है ये। आमतौर पर उठा हुआ मामला है, क्योंकि सब बच्चे डीएड किए हुए मेरिट सूची पे चयनित हैं। तो अगर कहीं पर अगर ये कोर्ट की बाध्यता आती, जो ब्रिज कोर्स वाली बात कह रहे थे अभी,
तो अगर उसकी कहीं आती है कि अगर नहीं वो ब्रिज कोर्स नहीं किया जा सकता तो इन बच्चों को हायर सेकेंडरी स्कूल में भी एडजस्ट किया जा सकता है विशेष प्रावधान के रूप में, क्योंकि विशेष परिस्थितियां ऐसी बनी है। ये चयनित के आधार पर चयनित बच्चे हैं, इनको नौकरी से निकालना मतलब इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना हो जाएगा। पिछले 6 महीने से लगातार ये जॉब कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में सरकार मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशीलता से इसमें विचार करेगी और प्रावधान करके इन बच्चों को कहीं एडजस्ट कर सकती है। चलिए, तो अब हमारा सवाल जो है गोपाल सामंतो जी आपके पास आएंगे। आपकी सरकार में जिस तरीके से बात की जाए तो 50,000 पद खाली है, क्या कुछ किया गया है युवाओं के लिए? मैं पहले से ही बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संवेदनशील रहेंगी। मैं आपको ये आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, सरकार आज जब भी आचार संहिता के पास इस मुद्दे पर चिंतन होगा या चिंतन हो चुका होगा तो आप निश्चिंत रहिए और मेरे युवा साथी भी निश्चिंत रहें, उनके साथ बिल्कुल न्याय होगा। मुझे ये मालूम है, आपको भी ये मालूम है कि ये भर्तियां कब हुई। ये भर्तियां कांग्रेस के सरकार के दौरान हुई, लेकिन ये बच्चे इस प्रदेश के बच्चे हैं, ये अभ्यर्थी इस प्रदेश के अभ्यर्थी है और छत्तीसगढ़ की सरकार, साई जी की सरकार इस और बिल्कुल संवेदनशील है और न्यायालय की बातों को लेकर, प्रक्रियागत ढांचों को लेकर इन सारे चीजों पर मंथन हो रहा है और मंथन होने के बाद आचार संहिता के बाद जरूर इन बच्चों के साथ न्याय होगा, जरूर इन बच्चों के भविष्य को देखकर इनके लिए एक अच्छा मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। आप इस पर बिल्कुल निश्चिंत रहिए और मैं अपने अभ्यर्थी भाई से भी कहूंगा वो भी बिल्कुल निश्चिंत रहे। ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं है जहां आपको आंदोलन पर जाना पड़ेगा। ये भूपेश बघेल की सरकार है जहां पीएससी का घोटाला आपको देखने मिलेगा। ये भूपेश बघेल की सरकार नहीं है जहां नग्न होकर युवाओं को प्रदर्शन करना पड़ेगा विधानसभा के सामने। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोगों के साथ बिल्कुल न्याय होगा, आप लोगों के प्रगति पथ को और प्रशस्त किया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। चलिए, तो जिस तरीके से आश्वासन दिया है, हमें उम्मीद है कि 4 जून के बाद जो है इस पर आगे भी प्रतिक्रियाएं सामने आती रहेगी, इस पर एक्शन लिया जाएगा। हमारे खास मेहमानों का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि